देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक बार की बात है जब मैं रांची में नया ही आया था। हालांकि मैं यहाँ पढ़ने आया था और मैं यहीं अपनी मौसी के घर पर रुका था। बहुत जल्दी ही मेरी दोस्ती यहाँ के कुछ हम उम्र के लोगों से हो गई, जिसमें मेरा मौसी का भाई शुभम भी शामिल था। यहाँ मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ कैंप पर जाने का प्लान कर रहा था। तभी एक खबर वन पूर्वा जंगल के बारे में जोरों से फैली थी। कहते थे जो भी समूह शाम ढलने के बाद वहां पर जाने की हिमाकत दिखाता है तो उनमें से एक आध आदमी लौटकर कभी नहीं आता और वहीं बस जाता है। बस फिर क्या था, ऐसे ही माहौल का तो मुझे भी इंतजार था। मैंने ये बात दूसरे लोगों को भी बताई। मेरी ये बात सुनकर सारे लोग मान गए और हम सब शाम को करीब 5 बजे तक कैंप के लिए जंगल के लिए निकल गए, जो वहां से 56 किलोमीटर पीछे था। जंगल पहुंचकर हम सब ने मिलकर टेंट को लगाया और अब धीरे धीरे शाम गहराने होने लगी और साथ ही अंधेरा भी। अंधेरा होने ही वाला था कि शुभम ने मुझसे कहा कि चल कहीं से घूम कर आते हैं। उसके बाद हम दोनों हाथ में एक टॉर्च लिए घूमने के लिए निकल पड़े। हालांकि उस समय सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, पर फिर भी मैंने टॉर्च को अपने साथ रखना उचित समझा। मैं उससे पूरे रास्ते एक ही सवाल पूछता आया, तुझे ये रास्ता मालूम है? और वो मुझे बार बार एक ही जवाब देता रहा, हाँ भाई, यहाँ के चप्पे चप्पे को जानता हूँ मैं। बातों ही बातों में हम अपने बाकी के साथियों से काफी दूर निकल आए और अब तक चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। मैंने अब शुभम से कहा कि भाई चल अब वापस चलते हैं, जिसके बाद वो मुझे वापस टेंट की तरफ लेकर जाने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया और अब तक हम दोनों काफी थक चुके थे। मैंने उससे पूछा, भाई तू रास्ता तो नहीं भूल गया? जिस पर उसने सिर को ना में हिलाते हुए कहा, नहीं भाई, बस ये थोड़ा लंबा रास्ता है और हम कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। ये बात सुनकर मुझे हिम्मत तो मिल रही थी, पर अंदर से एक घबराहट सी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे शुभम खुद इस रास्ते से भटक गया हो और वो मुझे बार बार बस दिल को तसल्ली देने के लिए झूठ पे झूठ बोलता जा रहा हो। इसके बाद हम दोनों वहां से आगे बढ़े और फिर करीब आधे घंटे तक जंगल में भटकने के बाद भी हम जंगल के किस छोर पर थे हमें पता तक नहीं था। अब भूख के मारे हम दोनों चिड़चिड़े हो जा रहे थे। मुझे अब शुभम पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद जब मैंने शुभम से पूछा तो अब शुभम ने भी मुझे सच बताते हुए कहा, भाई शायद से मैं सच में रास्ता भटक गया और जंगल में खो गए हम। ये बात सुनकर मैं गुस्से में आग बबूला हो उठा, पर मैं जानता था गुस्से से कुछ नहीं होने वाला। मैंने झट से अपना फ़ोन निकाला और अपने दोस्तों को कॉल करने की बहुत ही कोशिश की, पर कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब हो तो ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो हम क्या चीज़ हैं। हम जंगल में ऐसी जगह आ चुके थे जहाँ फ़ोन का नेटवर्क तक नहीं आ रहा था। अब हम दोनों इस घने जंगल में इधर उधर भटकने लगे और अब तक हमें चारों ओर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी। ये आवाज़ किसकी थी, ये बात हम दोनों के बिल्कुल समझ से परे थी, पर इस आवाज़ की वजह से हम दोनों पूरी तरह से घबरा गए थे। तभी हमें अचानक से जंगल के बीचों बीच एक लकड़ी का बना हुआ घर दिखाई पड़ा। ये घर देखकर हम दोनों खुश हुए। मुझे लगा कि शायद से हमें यहाँ आज रात गुजारने के लिए छत मिल गई है। हम दोनों उस घर की तरफ बढ़े। मैं अपने टॉर्च से उस घर की तरफ के रास्ते को अच्छे से देख रहा था। जब हम उस घर की दहलीज पर अपने कदम को रखने ही वाले थे कि मुझे वहाँ कुछ अजीब सा दिखाई दिया। किसी ने उस घर के चारों ओर रेखा खींच रखी थी और अब तक हम दोनों ने उस रेखा को पार करके दहलीज पर कदम रख दिया था। इसके बाद शुभम ने उस घर के दरवाजे को खोलना चाहा, पर वो दरवाजा ऐसा लग रहा था मानो जैसे सालों से ना खुलने की वजह से जाम पड़ गया हो। फिर शुभम और मैं दोनों ही उस दरवाजे को खोलने लग गए। आखिरकार हम दरवाजे को खोलने में सफल हुए और जैसे जैसे दरवाजा खुल रहा था कि हमारी जान सूख रही थी, क्योंकि इतने दिनों के बंद रहने के कारण दरवाजे की आवाज़ हमें सबसे डरावनी लग रही थी। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ना होने के कारण हमें उस घर में दाखिल होना पड़ा। इस घर में सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था,
ऐसा लग रहा था जैसे कोई परिवार इस घर में पहले रहता हो। हम दोनों इस घर में इधर उधर कुछ कुछ सामान ढूंढने लगे और फिर मेरी नज़र नीचे बिछी कालीन पर पड़ी। वहां से कुछ पानी जैसा बाहर आ रहा था और वो धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगा। मैंने उसको टॉर्च से देखा तो उसका रंग पूरी तरह से लाल था। मैं कुछ समझ ही पाता कि इतने ही देर में मुझे बाहर किसी के रोने की आवाज़ आई। मैं कालीन को छोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर से कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने तुरंत ही अपने टॉर्च को जलाया और बाहर देखने लगा। शुभम भी मेरे साथ खिड़की के बाहर देखने लगा, पर हमें वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया सिवाय एक रोशनी के जो दूर कहीं से आ रही थी। हम दोनों ने वापस कालीन की तरफ देखा और ये देखते ही हम दोनों एक पल को तो जैसे सहम से गए, क्योंकि अब तक कालीन के आसपास वो लाल रंग फैल चुका था। मैंने फिर उस रंग को अपने हाथों से छुआ, जहां मुझे पता चला कि ये रंग नहीं है बल्कि खून है। ये देखकर हम दोनों डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। फिर उसी वक्त बाहर से किसी के रोने की आवाज़ हमें वापस से सुनाई पड़ने लगी, जिसके बाद शुभम ने कहा, भाई मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, भाई चल बाहर निकलते हैं। ये बात हम दोनों जानते थे कि बाहर भी हमें उतना ही खतरा है जितना कि यहाँ पर। इसके बाद मैंने हिम्मत करके उस कालीन को धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू कर दिया। वो कालीन खून से पूरी तरह भीग चुकी थी और इसी कारण कालीन का वजन बढ़ चुका था, जिस वजह से मुझे शुभम की मदद लेनी पड़ी। फिर जैसे ही हमने कालीन को उठाया तो शुभम डर के मारे देखकर नीचे गिर पड़ा। वो खुद को घसीटते हुए दीवार से जाकर सट गया। हमें उस कालीन के नीचे लोगों की लाशें दिखी, जो कि बिल्कुल सड़ी गली हालत में उस कालीन के नीचे दफन थी। फिर मैं शुभम को शांत करने में लग गया, हालांकि मैं खुद डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा था। और फिर मैंने शुभम को शांत किया और फिर दोनों मिलकर कालीन को वापस से उन लाशों के ऊपर बिछाने लगे। अब हम थोड़ी चैन की सांस लेने ही वाले थे कि बाहर की वो रोने की आवाज़ ने हमें अपनी ओर आकर्षित किया। थोड़ा ध्यान से सुनने पर पता चला कि अब हमें बाहर से कई लोगों के रोने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने चिल्लाया, कौन है बाहर? मेरे ये पूछते ही बाहर से वो आ रही आवाज़ें मैंने फिर से पूछा, कौन है बाहर? जवाब क्यों नहीं देते? और इस बार भी बाहर से हमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। फिर इसके बाद मैं और शुभम उसी घर के अंदर एक दीवार के सहारे बैठे रहे और धीरे धीरे समय गुजरने लगा। फिर मैंने अपनी टॉर्च से उस कालीन को देखा, जिससे बाहर आ रहा खून अब एकदम से जम चुका था। ऐसा लग रहा था मानो ये खून आज की नहीं बल्कि बहुत समय पुरानी हो। अब तक रात के करीब 1 बज चुके थे और हमें नहीं पता था कि हमारे बाकी के साथी क्या कर रहे होंगे। मैं अपनी टॉर्च से घर में इधर उधर देख रहा था कि तभी हमारी टॉर्च की रोशनी एक पुराने अलमारी पर पड़ी, जिसके ऊपर मकड़ियों ने अपने जालों से एक मोटी चादर बना रखी थी। फिर मैंने शुभम से कहा, भाई चल देखते हैं कि उस अलमारी में क्या है, शायद से हमें कोई काम की चीज़ मिल जाए। शुभम ने इस पर मना किया और वो कहने लगा, भाई मुझे इस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलना बाहर चलते हैं। जिस पर मैंने मना किया और उठकर उस अलमारी की तरफ मैं धीरे से जाने लगा और मजबूरन शुभम को भी मेरे साथ आना पड़ा। फिर हम दोनों उस मकड़ी के जालों को धीरे से हटाने लगे और अब हम उस अलमारी के ठीक सामने खड़े हो गए। तो मैंने जैसे अलमारी को खोलने के लिए अपने हाथों को आगे किया कि शुभम एकदम से बोल पड़ा, भाई रहने दे, क्यों फालतू की मुसीबत मोल ले रहे हो? पर मैं नहीं रुका और उस अलमारी को खोलने की कोशिश करने लगा। फिर वो अलमारी एक डरावनी आवाज़ के साथ खुली। अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। हमने अलमारी के अंदर जो देखा वो हमारी कल्पना से भी परे था, क्योंकि अंदर किसी मरे हुए बच्चे की लाश रखी हुई थी। और जैसे ही हमने उसकी ओर देखा तो उस बच्चे ने अपनी आंखें खोलकर हमें घूर कर देखा। तो मैं सहम गया और मैं डर के मारे सिर्फ देखे जा रहा था। वो लाश मुझे देखकर मुस्कुराई और धीरे धीरे उसकी मुस्कुराहट के साथ साथ वो अलमारी एक अजीब सी आवाज़ के साथ वापस से बंद हो गई। अचानक से मेरे मन में एक बात खटकी और मैंने शुभम से कहा, भाई तूने देखा, ये रूह जिंदा होने के बावजूद भी
हमें कुछ हानि नहीं पहुंचा रही है। मैंने ये बात शुभम से कहा तो इस पर मुझे थोड़ी देर तक शुभम का कोई जवाब नहीं मिला। मैंने पलटकर शुभम की ओर देखा पर वहां पर शुभम था ही नहीं। मैंने शुभम को आवाज लगाना शुरू किया पर शुभम मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दिया। जब मेरी नज़र उस घर के दरवाजे पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं समझ गया था कि हो ना हो शुभम इस घर से बाहर भाग चुका है। एक बार फिर से मुझे बाहर से लोगों के रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। इस बार इन आवाज़ों में एक आवाज़ मेरे भाई शुभम की भी थी। मैं तुरंत ही उस दरवाजे के पास आया और आवाज़ लगाने लगा, शुभम, शुभम भाई कहाँ पर है तू? उस तरफ से मुझे सिर्फ रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। जब मैंने उस रोशनी की तरफ देखा जो जंगल में पता नहीं कहाँ से आ रही थी, वहाँ मुझे शुभम दिखाई पड़ा। वो भागकर मेरे पास आया और अचानक से घर की रेखा के बाहर रुक गया और मुझसे कहने लगा, अनुज भाई मुझे बचा ले, प्लीज़ बचा ले भाई। मैं उसकी ओर जैसे ही भागता कि मैंने देखा कि उसकी आवाज़ समय समय पर बदली हुई नज़र आ रही थी। उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डरा हुआ बिल्कुल भी ना हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। मैं समझ गया था कि हो ना हो ये शुभम की शक्ल में कोई और ही है। फिर भी मैंने कहा, भाई घर के अंदर आजा जल्दी से। वो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ, बस वो वहीं से मुझे पुकारता रहा। फिर मैं घर के दरवाजे के पास बैठ गया और शुभम को देखने लगा। देखते ही देखते मेरी आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो गई थी। मुझे अब वहाँ पर शुभम कहीं नज़र नहीं आ रहा था। फिर जब मैंने अपने आसपास देखा तो मेरे कैंप के सारे दोस्त मुझे वहीं मिल गए। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें शुभम की लाश एक पेड़ पर टंगी मिली। ये सुनते ही मैं रो पड़ा। फिर उस दिन के बाद से आज तक मुझे जंगल के नाम से ही डर सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे शुभम मेरे आसपास ही हो और कह रहा हो, भाई तूने मुझे मरने को कैसे छोड़ दिया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।